नमस्कार, प्राइम नून एट 1 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण मीटिंग जारी है। लद्दाख कांग्रेस से भी इसमें फीडबैक लिया जाएगा। लद्दाख से जुड़े नेताओं को इसमें बुलाया गया है। सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए बुलाया गया है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन पर भी चर्चा होनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा की जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए सीट शेयरिंग पर बातचीत हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए खासतौर पर पहुंचे हुए हैं। तो दिल्ली में यह अहम बैठक हो रही है। माना यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर इस बैठक में खासतौर पर चर्चा की जा रही है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक अहम है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी खुर्रम का। इसी खबर पर जुड़ गए हैं खुर्रम। जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी भी पहुंचे हुए हैं और तमाम नेता कांग्रेस के जम्मू कश्मीर से, वहीं लद्दाख से भी क्या कुछ प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जानकारी ये निकल कर आ रही है कि लद्दाख से भी फीडबैक लिया जाएगा। खुर्रम, देखिए, लद्दाख के लोगों को बुलाया जरूर गया है, लेकिन अभी तक लद्दाख की मीटिंग शुरू नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर से जो इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के भरत सिंह सोलंकी, वो पहुंचे हुए हैं। वकार रसूल वानी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ जम्मू से ताराचंद हैं, तारिक हमीद कर्रा हैं। ये 3 लीडर जो हैं ये पहुंचे हुए हैं और जो है मीटिंग 12:30 बजे से लगातार जो है वो चल रही है। और जो पूरा एजेंडा है, जिस तरीके से सीट शेयरिंग होनी है, जिस तरीके के हालात हैं, खासतौर से जो सियासी इत्तेहाद है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस पार्टी हो या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, जो तीनों का इत्तेहाद है, उन्हें किस तरीके से उन्हें उनके साथ सीट शेयरिंग हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़रूर जो है आज डिस्कस हो रही हैं। और अगर इस पूरी समीकरण को देखें तो 5 लोकसभा की सीट हैं, और ख़ास तौर से जम्मू रीजन की जो 2 सीटें हैं, जो जम्मू सीट और उधमपुर जो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो किसको जाएंगी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस तरह का दावा किया था कि वो जिन सीटों पर जीते हुए हैं उस पर सीट शेयरिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो तमाम सीटें हैं उन पर ही बातचीत होनी चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि पीडीपी का क्या सिर्फ जो रोल होगा वो असेंबली चुनाव के अंदर होगा, या उनको सीटें दी जाएंगी। और लद्दाख की जो सीट है, जिस तरीके के हालात वहां पर रहे 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, जिस तरह की चीज़ें वहां पर सामने आई थी कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट रहे उनको सिर्फ 20,000 वोट मिले, और इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस के एमएलए थे करबलाई, उनको 28,000 के आसपास वोट मिले। और जो भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती वो उन्होंने 40,000 वोट हासिल किए, जामयांग शेरिंग नांग्याल ने। तो ऐसी सूरत हाल में अभी जिस तरीके का वहां पर इलेक्शन हुआ है लोकल बॉडीज का, उसमें अलायंस के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी भी जीती है क्योंकि अलायंस में चुनाव लड़ा गया था। ये तमाम चीजें हुई हैं। अभी ये तमाम बातचीत हो रही है कि किस तरीके से अपने जो इत्तेहादी हैं उनको मनाया जाए, किस तरह की सीट शेयरिंग हो, कौन सी सीटें खुद रखी जाएं, और साथ ही साथ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी है, ये हिदायत जारी की है कि 30 सितंबर तक असेंबली के चुनाव भी जम्मू कश्मीर में कराए जाएं। तो इम्कान यह है कि क्या लोकसभा के साथ जो विधानसभा के चुनाव हैं, असेंबली के चुनाव हैं, इंतखाबात हैं, क्या वो भी हो सकते हैं, उसको लेकर के भी कोई ना कोई फार्मूला बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर पिछली बार जो चुनाव हुए थे अगर उसको देखें तो पीडीपी को वैली रीजन में काफी ज्यादा सीटें मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाई। उसके बाद तमाम चीजें वो जिस तरीके की सूरत हाल है वो सब सामने है। अब जम्मू कश्मीर यूटी है, तो ऐसे हालात में कोई फार्मूला बनाना वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। तमाम चीजें कुछ ही देर में निकलकर सामने आएंगी, लेकिन आज इनपुट्स लिए जा रहे हैं, उसके बाद बातचीत का दौर। खुर्रम, एक चीज तो स्पष्ट है, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख की सीट को अगर छोड़ दिया जाए जहां पर बीजेपी काबिज है, तो जम्मू कश्मीर रीजन की बचती हैं 2 सीटें और लद्दाख की 1 सीट मिला के होती है 6 लोकसभा की सीटें। ऐसे में जिन सीटों पर बीजेपी का दबदबा है उन सीटों को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो सीटें बचती हैं
वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि उन सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक रंजिश है, चुनावी रंजिश, राजनीतिक रंजिश देखने को मिल सकती है एनसी और कांग्रेस के बीच। वहीं पीडीपी के वर्चस्व पर भी सवाल है, क्योंकि पीडीपी मैदानी राजनीतिक पृष्ठभूमि पीडीपी की इतनी स्ट्रांग इस मौजूदा समय में नजर नहीं आ रही है, और ऐसे में रिस्क नहीं लेना चाहेगी इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं एक पेच फंसा हुआ जरूर नजर आ रहा है। और अब क्या लगता है कि इस पेच के ऊपर चर्चा हो पाएगी, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही जिस तरह से बयान दे दिया है वो काफी एडमेंट नजर आ रहे हैं, काफी मजबूत नजर आ रहे हैं अपने इस बयान को लेकर। तो क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सहमति इतनी आसानी से बन पाएगी? क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव एक लंबे समय के बाद एक तो पहली बात हो रहा है और बदली हुई परिस्थितियों में हो रहा है, तो इतना आसान तो नहीं होगा। देखिए, दो तीन चीजें हैं जो नजर में रखनी चाहिए। एक तो ये कि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो पीडीपी को 25 सीटें मिली थी, माफ कीजिएगा 28 सीटें मिली थी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन में 25 सीटें मिली थी। तो ये जो वोट है, हाँ। ये वोट जरूर कहेगा कि पीडीपी भी दावा करेगी कि हमें एक सीट दी जाए। हालांकि अभी जो सूरत हाल है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तीनों सीटें हैं। तो ऐसे में कोई भी पार्टी जो पहले से ही सीट जीती हुई हो वो अपना दावा जरूर करेगी। हालांकि अकबर लोन की सीट जो है वो काफी बीमार रहते हैं, लेकिन वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही पास है। हाँ। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें हमें नजर में रखनी चाहिए। दूसरे ये कि अभी जिस तरीके से डिलिमिटेशन हुआ है उसमें काफी सीटों में बदलाव हो गया है। तो ऐसे में चाहे पीडीपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो भी अलग अलग सीटों पर अपना दावा कर सकते हैं। और जब साथ मिलने की बात है तो किसी ना किसी को तो बड़ा दिल दिखाना ही होगा। और जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है उसमें क्योंकि पीडीपी को पिछली बार काफी ज्यादा सीटें मिली थी, कांग्रेस पार्टी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 27, दोनों को मिलाकर कुल 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 12, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और पीडीपी को 25। तो ये जो फार्मूला है, ऐसे में साथ चलकर के आगे बढ़ने का, ऐसे में किसी को अलग करने का जो है खतरा भी मोल नहीं लिया जा सकता। मनाना होगा, बड़ा दिल जरूर दिखाना होगा। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि पूरे मुल्क की पार्टी है और केंद्र में सत्ता की दावेदारी वो कर रही है, चुनाव में जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को मरकज से वो हटाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक सूत्रधार बन सकती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को साथ में चलने के लिए राजी करे। हालांकि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला दोनों ही ये चाहते हैं कि वैली में वो कोई सीट जो है किसी दूसरी पार्टी को ना दें, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटें हैं उन पर जो है दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ें। पीडीपी को कौन सी सीट मिल सकती है, कांग्रेस किन सीटों पर लड़ सकती है, ये एक बहुत अहम पेच है जो बातचीत के बाद ही बिल्कुल खुर्रम, ये अहम पेच है। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके वर्चस्व पर बनाए, क्योंकि चाहे पीडीपी की बात की जाए, एनसी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में तीनों ही पार्टियां प्रचलित हैं। और ऐसे में ये पेच कहां फंसता है और फिर किस तरह से सुलझाया जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण भी होगा और दिलचस्प भी। खुर्रम, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी नेता और सांसद गुलाम अली खटाना ने मेंढर कस्बे का दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सामान्य हैं। हालात सामान्य होने से आतंकी घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, जिससे जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेंढर के लोगों ने इस तरह की परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन गुलाम अली खटाना ने साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर के बाजार 10 बजे तक खुले रहते हैं, लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने लोगों से भारत सरकार पर भरोसा रखने की अपील भी की। इस दौरान उनके साथ डीडी के उपाध्यक्ष पुंज अशफाक चौधरी और कई नेता भी मौजूद रहे। हमने बड़े बड़े बुरे दिन देखे हैं मेंढर के लोगों ने। आज अल्लाह का करम है कि बाजार 9-10 बजे सजे हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, खेल रहे हैं। आज लोग खेत में काम कर रहे हैं, जिसकी एक दुकान थी वो 2 बना रहा है। और मैंने मार्केट का ये चक्कर लगाया था, व्यापारियों के कुछ इश्यूज थे वो भी सुने हैं, और इनका लैंड रेंट का। और मैं एक्शन साहब को कहा है कि मैं चीफ साहब की इंटरवेंशन से नॉन प्लान या किसी उसमें इमरजेंसी इनका काम करें। कुछ इनका लाइट वाइट का था वो भी देखा है, और अपनी आंखों से देखते हैं हम कि देश के वज़ीर आज़म और देश के वज़ीर दाखिला जो जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट खुद देखते हैं,
और ग्राउंड पे मैं अपनी आंखों से, मेरा कुछ 6 दिन का टूर था, पहले 2 दिन रियासी था, 2 दिन रजौरी था, कल मैं उधर गया था बफलियाज में, उन विक्टिम फैमिली से भी मिला और पुंछ के लोगों को, रजौरी के लोगों को और पहाड़ी ज़िला के लोगों को मैं अपील करूंगा कि वो भारत सरकार पे भरोसा रखें और कानून अपना काम करेगा। आगे बढ़ते हैं त्राल से खबर, जहां के सतूरा हाजन गुजर बस्ती के लोग इलाके में खेल का मैदान बनाने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने कहा है कि वैसे तो हर इलाके में खेल के मैदान बनाए गए हैं, लेकिन इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है। मैंने मैदान बनाने की मांग की है। डीडीसी सदस्य मंजूर अहमद गनई ने कहा कि क्षेत्र में मैदान का निर्माण जरूर कराया जाएगा। हमारा मसला ये है, हमें ग्राउंड नहीं है। मतलब इस जदीद दौर में भी हमें ग्राउंड में नहीं मिला। अगर बाकी इलाकों में हर में अगर देखे जाए तो मतलब सभी जगहों पर ग्राउंड है, हमारे इस गांव में ग्राउंड नहीं है। यहाँ पर लगभग 100 से 150 जगह मतलब रोड पर जगह जगह पर बच्चे खेल रहे हैं। मतलब इधर बच्चों का टैलेंट बहुत अच्छा है, खेलने के लिए बहुत शौकीन है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड नहीं है। पिछली बार डीसी साहब आया था, उससे भी हमने बोला कि हमें ग्राउंड चाहिए, तो उसने बोला था कि देंगे। फिर पंचायत वालों ने बोला हम जगह देखेंगे, लेकिन अब तक इतना मतलब वक्त गुजर गया, हमें किसी जगह ग्राउंड नहीं मिला। अगर आप यहाँ देखते हैं, यहाँ नाला है, अगर मतलब खेलने में अगर जिस वक्त फील्डिंग करते हैं यहाँ पर पत्थर है। जब बच्चा फील्डिंग करने के लिए जाता है कोशिश में लगा रहता है, यहाँ पर पत्थर है, कोई गिर जाता, कभी कोई ज़ख्मी भी हो जाता है। मेरे ब्लॉक के जो अफसर हैं और यहाँ का जो स्टाफ है, सबों ने बिल्कुल अंत तक मेहनत की और हम इसमें कामयाब हुए। हमने बहुत सारी जगह पे प्ले फील्ड बनाए। अब अभी मुझे लगता है, मेरे ख्याल से जो मेरे नोटिस में है, हाजन और नारस्तान की अभी प्ले फील्ड की जो प्रॉब्लम है, तो आने वाले समय में इन दोनों इलाकों को, हम दोनों गाँवों को प्ले फील्ड मिलेगा। हाँ, आज भी हमने इस पर बात की है, BDO साहब भी इस पर सीरियस है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर के जखानी चेक पोस्ट पर आज सुबह 4 बजे एक ट्रक ड्राइवर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। ट्रांसपोर्टरों के मुताबिक सेब से भरा एक ट्रक कश्मीर से महाराष्ट्र जा रहा था। जखनी चेक पॉइंट पर पुलिस ने ट्रक को चेकिंग के लिए रोका और चेकिंग के दौरान ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल उधमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया है। मृतक की पहचान जम्मू के तरलोचन सिंह उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है। ट्रक मालिक का आरोप है कि जखनी चेक पार्क पर पुलिस ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। उन्होंने इस मामले में विस्तृत जांच की मांग की है। उधमपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अनुसार जखनी चेक पोस्ट पर जांच के दौरान चालक बेहोश हो गया था और उसे नजदीकी अस्पताल सरकारी मेडिकल कॉलेज उधमपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि मौत का कारण जानने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जम्मू से बिलीव करते हैं, सिंबल कैंप वार्ड नंबर 1 से गाड़ी हमारी जो रात को निकली है, जैसे सेब भर के बम्बई के लिए, उधमपुर नाके वालों ने गाड़ी रोकी है। रोक के तो उसकी तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिला गाड़ी से। तो ड्राइवर के साथ जो भी किया है, हमें इंसाफ चाहिए पुलिस से और आप मीडिया वालों से, हमें इंसाफ चाहिए। तो इसका इंसाफ होना चाहिए। गाड़ी किस बेस से रोकी गई है, किसके कहने से गाड़ी रोकी गई है, और गाड़ी में फ्रूट भरा हुआ है, कच्चा माल है, उसकी जो भरवाई है, ये जो ख़राब होता है उसका क्लेम भी पुलिस ही देगी। और कोई ड्राइवर से कोई नशीला पदार्थ निकलता, उसका जिम्मेवार हमें, और उससे कुछ नहीं मिला गया। उसकी डेथ कैसे हुई, इसका हमें प्रूफ चाहिए बस। हम बिल्कुल करते हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, और पुलिस जो करे, जो कैमरा है, कैमरे से हमें पूरा पता चल जाएगा क्या हुआ उधर। ना आप थे वहाँ पर, ना हम थे। एज उसकी 40 साल, नाम उसका तरलोचन सिंह, नंदनी शनी। देखिए, ये एक गाड़ी जो वैली से नीचे की तरफ जा रही थी, महाराष्ट्र की तरफ, इसमें एप्पल लोड था, और ये बताया गया है कि ये किसी कोल्ड स्टोरेज से उठा के लाए। चेकिंग की जा रही थी, और ड्यूरिंग चेकिंग जो है, ये ड्राइवर नीचे था, और बताया है कि ये फेंट हो गया, और इसको वहाँ से शिफ्ट किया हॉस्पिटल में। यहाँ ये ब्रॉड डिक्लेयर किया है उन्होंने डेड। इसमें इंक्वेस्ट कर रहे हैं हम। इंक्वेस्ट के थ्रू ही पता चलेगा कि काज ऑफ डेथ क्या है। देखिए, दैट इज़ देयर वर्जन। हम जो है इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंक्वेस्ट इसीलिए शुरू की है, और दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा। कानून अपना काम करेगा उसमें।
आगे बढ़ेंगे। आज पुंछ में ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से गुरु गोबिंद सिंह के परिवार के बलिदान को याद करते हुए चेतना मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय के बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं ने भाग लिया। नगर स्थित गुरुद्वारा ककाली सिख स्टूडेंट फेडरेशन के पूर्व प्रधान हरचरण सिंह खालसा की अगुवाई में शुरू हुआ ये नगर कीर्तन विभिन्न भागों से होता हुआ गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुआ। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने एक संघर्ष खोलिया, एक मानवता का, एक संतुलित समाज का एक होका दिता। समय के हुक्म नाल इसको सहार नहीं सके और एक टकरार नीति जो है वो बन गई। उस टकरार नीति को मुख रखते हुए ये आहर ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जंगलों के विच भुखे पाने अपने परिवारों को निछावर करना पिया। उस कड़ी के विच जो आखिरी जंग गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने चमकौर की गढ़ी के जिस 10 लाख का जो सामना सी वो केवल 40 ਸਿੰਘਾਂ का सी, जिस सतगुरु ने अपने 2 लखते जिगर साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी उस लखते जिगर उस मैदान जंग में तोड़ के शहीद करवाया। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।